वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपेट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में। तो कुछ डेट्स जो हमें याद रखनी है उनमें से सबसे पहला आया था अपना ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो 1940 में क्या हुआ था, एक्चुअली में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट अपने पार्लियामेंट से पास हो गया था। खास बात यह है कि इससे रिलेटेड यदि मैं आपको बताऊं कुछ बातें, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो ड्रग बिल है, जिसे अपन ड्रग बिल कह सकते हैं, जो पार्लियामेंट में पहले आता है फिर लॉ बनता है, तो ये भी 1940 के अंदर ही आया था। और ये अपन पास ऑन कह सकते हैं, जो हमारा ड्रग था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, वो 1940 के अंदर ही पास हुआ था। इसके जो रूल्स हैं, रूल्स अपन कहते हैं 1945 के अंदर आए थे। तो देखिए, इस बेसिस पे आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इसके इसके शेड्यूल्स अलग हैं, जो कि दो हैं, टोटल दो। और इसके शेड्यूल्स अलग हैं, शेड्यूल जो इसके अंदर दे रखे हैं, जो कि टोटल 23 है। ठीक, तो ये बात आपको बतानी थी। और देखिए, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इट गवर्न्स द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया। अब देखिए, इसमें क्या है कि अपन ड्रग और कॉस्मेटिक की बात करें तो ड्रग क्या है और कॉस्मेटिक क्या है, ये दो चीजें अपने दिमाग में आ जानी चाहिए कि ड्रग क्या है, कॉस्मेटिक क्या है। जितने भी टॉयलेट प्रिपरेशंस हैं या फिर ऐसी चीजें जो आपके बॉडी के बेसिक स्किन है, जैसे हेयर है, फेस है, इन सब चीज को अल्टर करने के लिए जो भी चीजें आती हैं, ताकि एक प्लेजरेबल फील आ सके, ब्यूटीफाई कर सके उस चीज को, तो वो सारी चीजें कॉस्मेटिक के अंदर आती हैं। कॉस्मेटिक के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं और बहुत सारी चीजें नहीं भी आती हैं। अब देखिए, मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा एक सवाल का। देखिए, यदि आपसे पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉस्मेटिक, आपके पास ऑप्शन आ जाए टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, परफ्यूम। ठीक है, तो आपका आंसर सोप होना चाहिए। सोप कम्स इन ड्रग, सोप यहां आता है। तो ये लिख दिया आपके लिए डेफिनेशन। और डेफिनेशन के अंदर देखिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक की डेफिनेशन। तो ड्रग की पहले देखते हैं, ऑल द मेडिसिन या फिर आर्टिकल्स, मेडिकल एड्स जिन्हें कहते हैं। आर्टिकल का मतलब यहाँ पे मेडिकल एड्स से है, जिसके अंदर देखिए मैंने यहाँ लिखा है पैड्स, बैंडेजेस, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक, तो ऑल द मेडिसिन और मेडिकल आर्टिकल फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स और ह्यूमन। एनिमल वाले को अपन क्या कहते हैं, वेट कह देते हैं, वेट, वेटनरी मेडिसिन। और ह्यूमन फॉर डायग्नोसिस, किस किस काम के लिए, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मिटिगेशन और प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर। तो ये जो चीज है, क्योंकि आप इसमें डायग्नोसिस कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मिटिगेशन मतलब डिजीज को आगे बढ़ने से रोक देना, मतलब उसकी ग्रोथ को स्थगित कर देना, मिटिगेशन, एंड प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर। ठीक, तो इसके अंदर अपन जब एग्जांपल देखते हैं ड्रग के, तो ड्रग के अंदर मेडिसिन तो आती है, आप टैबलेट वगैरह फॉर्म, जिस भी फॉर्म में उसको ले रहे हैं वो तो ठीक ही है। उसके अलावा जिन चीजों में आपको दिक्कत हो सकती है सोचने में, वो यहाँ एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो आईवी सॉल्यूशन, एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल, अपन हार्ड जिलेटिन, सॉफ्ट जिलेटिन टैबलेट कैप्सूल्स को पढ़ते हैं, उसमें से एक एम्प्टी जिलेटिन कैप्सूल भी आप जानेंगे। बोरोलिन, ये भाई इसे कॉस्मेटिक ना समझिएगा। यदि आपके घर में बोरोलिन हो तो उसको उल्टा करके देखिए और उसपे देखिए कि XYZ फार्मास्यूटिकल पीवीटी एलटीडी बोरोलिन को बनाती है। तो बोरोलिन कम्स इन अ ड्रग। अगर आप क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बोरोलिन ऑप्शन हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग, तो आप बोरोलिन का आंसर लगाएं। ठीक, पैड्स एंड बैंडेजेस मेडिकल एड्स होते हैं। वाटर ऑफ इंजेक्शन, वाटर ऑफ इंजेक्शन के अलावा डिस्टिल्ड वाटर भी ड्रग के फॉर्म में आता है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ ड्रग। और ब्लड से रिलेटेड जितने भी प्रिपरेशन होते हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ड्रग। अब कॉस्मेटिक की बात कर लेते हैं। तो कॉस्मेटिक, एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी रब्ड, स्प्रेड, पोर्ड, स्प्रिंकल्ड और बॉट फॉर ह्यूमन बॉडी फॉर इट्स क्लींजिंग, ब्यूटिफाइंग और प्रमोटिंग अट्रैक्टिव अल्टरेशंस इन द बॉडी। मतलब उसका एक्शन क्या है, क्लींजिंग एक्शन हो, ब्यूटिफाइंग एक्शन हो, या फिर वो अट्रैक्शन को लेके प्रमोट करे, अट्रैक्शन को कैसे अल्टर करके, यूजुअल जो बेसिक बॉडी होती है जिसे, उसे अल्टर करे। तो इसका मतलब आपको सबसे अच्छा एग्जांपल, टूथपेस्ट, व्हाट इट इज फॉर क्लींजिंग एक्शन ऑफ टीथ। क्रीम, पॉलिश, गुडाकू। देखिए, ये जो गुडाकू है, ये आप कोग्नोसी के अंदर पढ़ेंगे, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये वैसे सवाल था अपना जीपेट के 2020 या 21 के अंदर, गुडाकू से रिलेटेड सवाल जरूर था। तो इस वजह से ये सब एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था। देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, टू गवर्न द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। ठीक है, तो अपन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के ऑब्जेक्टिव को जान रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया, टू गवर्न द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अब देखिए, जब भी ये सारे काम होंगे, इंपोर्ट होगा या फिर अगर यूं कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या फिर सेल हो रही है, तो ऐसे क्या होगा, ऐसे टाइम में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की जरूरत पड़ेगी, कुछ पर्टिकुलर रूल्स की जरूरत पड़ेंगे,
और एलोपैथी की बात हो रही है तो उसके अलावा कुछ ऐसे रूल्स की भी जरूरत पड़ेंगे जो दूसरे मेडिसिनल सिस्टम के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पे भी ध्यान दें। ठीक, तो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 6 चैप्टर्स में और 38 सेक्शंस में बटा हुआ है। अब इसमें से जो चैप्टर 1 है उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहां लिखा हुआ है। और देखिए जो 1 to 4 है, ये जो 1 to 4 है ये है सेक्शन नंबर। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है जिसको चैप्टर 1 अपन कहते हैं, ये सेक्शन 1 to सेक्शन 4 के बीच में है। सेम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी 5 to 7। चैप्टर 3 इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक 8 to 15। उसके बाद मैन्युफैक्चर सेल ऑफ ड्रग, सिर्फ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग, तो ये हो जाता है 16 to 33A। 33A, ठीक। उसके बाद प्रोविजंस रिलेटेड टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ASU सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये हो जाता है सेक्शन 33B से 33O तक। उसके बाद अपन आ जाता है मिसलेनियस में 33P और 38 तक। तो यहां पे 6 चैप्टर्स हैं और 38 सेक्शंस हैं जिन्हें हमें ऐसे ही याद करना है। देखिए इसमें से आपको हर एक सेक्शन को नहीं याद करना है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक हमारा चैप्टर 1 बटा हुआ है इसे आपको याद करना है। ठीक, इसके बाद अपन आ जाते हैं जो हमारा चैप्टर 1 है। तो अपना चैप्टर 1 क्या था? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर देखिए हमारा जो एक्ट है, मैंने आपको बताया कि जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है वो 1940 के अंदर आए और उसके रूल्स 1948 के अंदर आए। तो 1940 के अंदर इनिशियली सिर्फ यहाँ पे 2 शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट थे, तो ये एक्ट के शेड्यूल्स हैं। और ये 23 शेड्यूल ऑफ द रूल्स ये 1945 में है। ये यहां ध्यान दीजिएगा, ये 1945, ये 1940। ठीक, तो शेड्यूल 1 क्या कहता है? अब हम एक्ट के शेड्यूल को पढ़ रहे हैं। तो एक्ट में शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 दो शेड्यूल्स हैं। तो शेड्यूल 1 क्या कहता है कि दिस इज अबाउट द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब जो बुक्स जो कि प्रिस्क्राइब्ड है या फिर स्पेसिफाइड है स्पेशली आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पढ़ने के लिए, हम उन बुक्स को शेड्यूल 1 में देखते हैं ऑफ द एक्ट। ठीक, शेड्यूल 2 जो है इज अबाउट द स्टैंडर्ड्स टू बी मेंटेन्ड व्हाइल इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स। अब देखिए अभी इसी एक्ट के अंदर अपन पढ़ेंगे एडल्टरेटेड ड्रग होता है, मिस ब्रांडेड ड्रग होता है, सरप्रीशियस ड्रग होते हैं। तो ये जो ड्रग होते हैं वो सब स्टैंडर्ड कहे जाते हैं, मतलब वो स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमें स्टैंडर्ड मेंटेन को देखना है, मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी भी एक ड्रग को वाइल इंपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते समय, उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है ऑफ द एक्ट। ठीक, इसके बाद अपन पढ़ेंगे अपेंडिक्स। अपेंडिक्स से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो 23 शेड्यूल ऑफ द रूल्स है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे लिए यहां से सवाल बन सकते हैं। तो शेड्यूल A, B, B1, C, C1 ऐसे करके जो है ये सारे के सारे एक अलग वीडियो के अंदर मैंने उसमें जो निमोनिक्स थोड़े बहुत बन सकते थे मैंने बना के अपलोड कर रखी है। आप उसे या तो डिस्क्रिप्शन में से या फिर यहाँ टैब लिंक में इन्फो में आपको जरूर मिल जाएगा, आप वहां से जाके उसे जरूर देख लें। मैं वीडियो को फालतू में और लंबा नहीं करना चाहता, उसकी एक अलग वीडियो है। तो आपको 23 शेड्यूल्स याद करने हैं। कुछ तरीके हैं जिस तरीके से आप उसे याद कर लेंगे। मुझे यकीन है जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वीडियो को भी जो लोग देखेंगे, ज्यादातर लोगों को शेड्यूल याद हो जाएंगे या फिर एक तरीका आ जाएगा जिस तरीके से आप शेड्यूल को याद कर सकते हैं। चलिए तो अपन वापस अपेंडिक्स को देखते हैं। अब देखिए 6 अपेंडिक्स हैं। अपेंडिक्स है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6 लिख रखा है मैंने। अब देखिए इसमें अपेंडिक्स 1 जो होता है उसमें हमें डाटा चाहिए होता है जो कि हमें सबमिट करना होता है एप्लीकेशन के साथ। और एप्लीकेशन क्यों सबमिट करनी है? तो हमें परमिशन चाहिए न्यू ड्रग को मार्केट करने के लिए। तो क्या हो गया? अपेंडिक्स 1 इज डाटा दैट मस्ट बी सबमिटेड विद एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू मार्केट न्यू ड्रग। फिर अपेंडिक्स 2, इट हैज फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स। अब देखिए याद करने के कुछ खास तरीके नहीं है इसके अंदर। जो चीज है जैसे वैल्यूड है उसी वैल्यू के हिसाब से आपको इसे याद करना है। वैल्यू का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिकल से है 1 2 3 4 5 6। आप इसमें से थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं। अपेंडिक्स 1 इज अबाउट एप्लीकेशन और अपेंडिक्स 2 इज अबाउट क्लिनिकल ट्रायल्स। अपेंडिक्स 3 इज अबाउट एनिमल्स। मैं बताता हूं इसे। एनिमल अपेंडिक्स 3 क्या है? एनिमल रिक्वायर्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड ड्रग डेवलपमेंट। अब ऐसा क्या होता है कि टेस्टिंग वगैरह करनी होती है, थेरेपेटिक एक्शन, केमिकल नेचर को जानना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो अपन बायोएस से भी करते हैं। फार्माकोलॉजी के अंदर बायोएस से आप पढ़ेंगे अलग अलग ड्रग्स का, जैसे इंसुलिन है, डिजिटॉक्सिन है। तो डिजिटॉक्सिन में अपन गिनिया पिग और पिजन के ऊपर अपन स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। उसके अंदर जो भी आपको एडजस्टमेंट करनी होती है बायोएस के द्वारा करते हैं। तो ये मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया। तो यहाँ पे आप एनिमल्स रिक्वायर्ड फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ड्रग डेवलपमेंट। ठीक, फिर अगला आ जाता है 4th, अपेंडिक्स 4 इज एनिमल रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी एंड स्टडीज।
अब देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स की जब अपन बात करते हैं तो क्लिनिकल ट्रायल्स 4 फेजेस में होते हैं। अपन ऐसे लिख लेते हैं, फेज 1, फेज ओ भी होता है हमारे, अभी किसी काम करें, फेज 1, 2, 3 एंड 4। ठीक, तो इसमें आप देखिए फेज 1, 2, 3, 4 जो है, इसमें ये जो हिस्सा है ये पोस्ट मार्केटिंग का है, पोस्ट मार्केटिंग। अब जब पोस्ट मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूं, मतलब जो ड्रग है हमारा, उसके थेरेपेटिक एक्शन अप्रूव हो गए हैं और उसके मिनिमल साइड इफेक्ट्स हैं शॉर्ट टर्म यूजेस में। अब हमें लॉन्ग टर्म यूजेस के साइड इफेक्ट पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमें ये एनिमल रिक्वायर्ड होंगे, जो कि पोस्ट मार्केटिंग में उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट देखेंगे। देखिए वैसे पोस्ट मार्केटिंग में ह्यूमन भी आते हैं, क्योंकि अपन मास पॉपुलेशन में ड्रग को मार्केट कर चुके हैं। तो पोस्ट मार्केटिंग तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एनिमल्स पे ही हो, एनिमल्स को भी अपन यूज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी एनिमल के अलावा ह्यूमन पे भी हो सकती है। अभी आप सभी लोगों को कोवैक्सीन लगा है, कोविशील्ड लगा है, हमें एक्चुअली में इसका लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी नहीं पता है, क्योंकि अभी लॉन्ग टर्म हुआ नहीं से लगाए हुए। शॉर्ट टाइम में ये तो हमारे लिए कोरोना वायरस से रेजिस्टेंस हमें बना देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये क्या इफेक्ट डालता है हमारे बॉडी पे हमें अभी नहीं पता है। तो इस वजह से फेज 4 के अंदर अपन पोस्ट मार्केटिंग में लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी स्टडी पढ़ते हैं। फेज 1 के अंदर मैं आपको पर्सन बता दूं, यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा 0 to 80। अब देखिए 0 to 80 मैं यहाँ लिख रहा हूं, अलग अलग किताब के अंदर अलग अलग दे रखा है। आपके ऑप्शंस में 80 से नीचे की वैल्यू सपोज कर लीजिए ऐसे लिख देता है 0 to 30, 20 to 40। तो ये वाली जो वैल्यूज है आप इन पे आंसर लगाएंगे, क्योंकि इससे ज्यादा वगैरह होंगे। और देखिए अगर 10 से 12 दे रखा है तो इस पे नहीं लगाइएगा, ये आंसर नहीं होगा आपका। तो फेज 1 के अंदर ये होता है। फेज 2 के अंदर अपन कह सकते हैं 100 to 300 ये वैल्यू होता है, और इसमें जो होता है 500 to 3000 तक का ये वैल्यू है। ये क्या, ये पेशेंट काउंट है, वो पेशेंट काउंट है जिनके द्वारा अपन क्लिनिकल ट्रायल्स को अप्रूव करवाते हैं। ठीक, इसके बाद आ जाता है अपेंडिक्स 5। अपेंडिक्स 5 इज अबाउट पेशेंट कंसेंट फॉर्म फॉर पार्टिसिपेटिंग इन फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल्स। अब देखिए पेशेंट कंसेंट फॉर्म फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में अपन को क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि फेज 1 की एक खास बात है, इसके अंदर सिर्फ हेल्दी पेशेंट्स आते हैं। हेल्दी पेशेंट्स आते हैं, तो हेल्दी पेशेंट्स का मतलब यहाँ पे ये है बेसिकली वॉलंटियर किया जा रहा है। हम अभी इस ड्रग को किसी भी उस आदमी पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं जिसको ये दिक्कत है। मतलब दिक्कत क्या है, सपोज कर लीजिए आपने डायबिटीज के लिए कोई गोली बनाई है, अर्थात मतलब कोई ड्रग बनाया है। तो इसमें क्या होगा कि अपन जब फेज 1 करेंगे तो फेज 1 के अंदर वही पेशेंट आएंगे जो कि कंप्लीटली हेल्दी हो, उनको डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम ना हो। अपन प्रॉब्लम वाले बंदे जिनको प्रॉब्लम होती है वो फेज 2 से लेते हैं। ठीक, उसका आ जाता है अपना अपेंडिक्स 6। तो अपेंडिक्स 6 इज परफॉर्मा फॉर 4 ग्रुप ऑफ फिक्स डोजेस कॉम्बिनेशन एंड देयर डाटा रिक्वायरमेंट्स। अब इसमें क्या होता है कि अपन डिफरेंट क्लास होते हैं पेशेंट्स के अंदर भी, पेशेंट्स के अंदर या फिर एज ग्रुप के बेसिस पे या फिर मतलब वेट के बेसिस पे। तो हम क्या करते हैं, 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं फिक्स डोजेस को। तो ये हमारा अपेंडिक्स 6 हो जाता है।